सुनो, कल 3 पॉइंट बताए थे तुमको, याद आते? सॉरी 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या था कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड विदाउट एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उस इंडिविजुअल को क्या बोला, उस इंडिविजुअल को क्या मान लेंगे, डीन डोनर। लेकिन अगर मान लो कि उस इंडिविजुअल ने अपने किसी माइनर चाइल्ड को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट टेकिंग एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी उस इंडिविजुअल को क्या मान लेंगे, डीन डोनर। बराबर है ना? लेकिन माइनर चाइल्ड हैंडीकैप नहीं होना चाहिए और माइनर मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए। बराबर है ना? चलो, अब तीसरा पॉइंट है, अगर कोई असेसी है, अगर कोई असेसी है और वो एक होल्डर है ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। किसका होल्डर है? इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा यानी कि पार्टीशन नहीं हो पाए, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इम्पार्टेबल एस्टेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो मर गया, मरते मरते उसने अपनी विल बनाई और वो विल में वो क्या लिख के गया कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे तीनों बेटों की, सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स, जो भी बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ है वो सब मेरे तीनों बेटों के, ठीक है, ऐसा बोल के वो मर गया। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो थी ना, उनका एंसेस्ट्रल हाउस, वो तीनों में से किसी के भी नाम पे नहीं किया। हो सकता है ऐसा? क्योंकि अगर वो हाउस बड़े बेटे के नाम पे कर दे तो बाकी दो छोटे बेटों को खराब लग जाएगा ना, मंझले बेटे के नाम पे कर दे तो बाकी के दो बेटों को खराब लगेगा। तो वो हाउस एंसेस्ट्रल हाउस था, उसका बंटवारा नहीं हुआ, मतलब उसको पार्टीशन नहीं किया गया, किसी भी भाई को नहीं दिया, और ऐसा बिना वो हाउस दिए मिस्टर एक्स मर गया। समझ में आ रहा है? अब बाप के मरने के बाद घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो फैमिली का हेड हो जाता है, मुखिया वो बन जाता है। समझ में आया? तो मिस्टर ए जो कि सबसे बड़ा लड़का था, वो अब फैमिली का क्या हो गया, हेड हो गया। अब सिंस ही इज द हेड ऑफ द फैमिली नाउ, अब वो जो पूरा एंसेस्ट्रल हाउस है ना, वो एंसेस्ट्रल हाउस, उसकी देखभाल करना, उसको संभालना, उससे रिलेटेड छोटे मोटे जो भी डिसीजंस लेना, वो किसके हाथ में आया, मिस्टर ए के हाथ में, बड़े बेटे के हाथ में। तो नाउ ही इज जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ दैट हाउस। समझ में आ रहा है? हाँ, घर से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डिसीजंस वही लेता है, लेकिन घर का मालिक वो अब भी नहीं है, क्योंकि वो घर पार्टीशन करके उसके नाम पे नहीं बनाया गया। समझ में आ रहा है? ही इज जस्ट द होल्डर, ही इज जस्ट द ऑफ दैट इम्पार्टेबल एस्टेट। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम एक होल्डर हो किसके, इम्पार्टेबल एस्टेट के, तो यू आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम विनकम आने लगे, तो उस इनकम पे टैक्स लगाने के लिए किसी ना किसी को तो ओनर बनाना पड़ेगा ना यार। तो उस होल्डर को ही ओनर बना दिया, जिसके पास उस प्रॉपर्टी का क्या है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो होल्डर, असेसी क्या है, होल्डर है, उस असेसी को ही क्या बनाया, डीम्ड ओनर। ये तीसरा केस पता चला। अब ये जो चौथा केस है, चौथे केस में क्या बोला कि तुम एक असेसी हो और तुमको किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। तुम एक क्या हो, असेसी हो, तुमको किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना अलाउ कर दिया, मतलब तुम्हारे हाथ में प्रॉपर्टी का पोजेशन आ गया है, तुम्हारे हाथ में प्रॉपर्टी का, एज अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है? तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया, कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट परफॉर्म किया गया, एज अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आ गया। अब पोजेशन यूजुअली कभी आ जाता है, देखो मैं तुमको बोलता हूँ, मान लो तुम बायर और मैं सेलर हूँ, और मैं तुमको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। कितने में बेचा मैंने, मान लो मैंने तुमको प्रॉपर्टी बेचा 50 लाख में, और तुम भी 50 लाख में प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हो गए, रेडी? तो नक्की कितना हुआ कंसिडरेशन, 50 lakhs। आर यू रेडी टू पे? आई एम रेडी टू टेक। तो अपने बीच में एक सेल एग्रीमेंट बनेगा, क्या बनेगा, जहां पे तुम्हारा नाम बायर होगा, मेरा नाम सेलर होगा। अरे समझा? और प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन कितना, फिक्स। अब हर एक पार्टी को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तुम क्या पार्ट परफॉर्म करोगे, बीइंग अ बायर, यू विल पे मी द कंसिडरेशन और यू विल टेक द लायबिलिटी टू पे दैट कंसिडरेशन, यस और नो? और मैं क्या पार्ट परफॉर्म करूंगा, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी का पीसफुल पोजेशन तुमको देना पड़ेगा। बराबर?
अगर ये सारा कुछ हो जाता है, तुम तुम्हारा पार्ट परफॉर्म कर देते हो, मैं मेरा पार्ट परफॉर्म कर देता हूं, तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझा? ऐसा सेक्शन 53 ए में लिखा है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 ए में लिखा है कि खाली अग्रीमेंट होगा राइटिंग में। क्या होगा? राइटिंग में अग्रीमेंट होना चाहिए। बायर ने या तो कंसिडरेशन दे दिया है या कंसिडरेशन देने की लायबिलिटी ले ली है, और सेलर ने पोजेशन दे दिया, तो इट इज एज गुड एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज एज गुड एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर, समझा? अब जस्ट बिकॉज उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो सेल अग्रीमेंट है, उसको जाके खाली रजिस्टर नहीं करवाया रजिस्ट्रार के पास, दैट डज नॉट मीन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। अब रजिस्ट्रेशन कब होगा प्रॉपर्टी का? वो तो टाइम लग सकता है ना यार, उसमें बायर सेलर को टाइम मिले, दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए, तब जाके वो सेल अग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या होगा? रजिस्टर होगा, सेलर का नाम वहां से निकाला जाएगा, बायर का नाम वहां पे एज अ लीगल ओनर रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस विल टेक टाइम। कितना टाइम लग सकता है? इट कैन टेक 2 months ऑल्सो, इट कैन टेक 6 months ऑल्सो, इट कैन टेक अ ईयर ऑल्सो। कभी कभी तो पूरा जिंदगी निकल जाता है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, खाली एक पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, उससे भी काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैंप ड्यूटी बचाना है ना। समझो, क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर की, और वो प्रॉपर्टी हाई वैल्यू प्रॉपर्टी थी, कितने की? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 100 करोड़ पे अपने को 5 से 7% क्या देना पड़ता है? स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 5 to 7% स्टैंप ड्यूटी लगा, तो सोचो 5 करोड़ रुपया तो खाली स्टैंप ड्यूटी देने में जाएगा, और वो भी रजिस्ट्रार को। क्या फालतू काम करने के लिए मालूम है? उसके पास जाएंगे बायर सेलर दोनों, और प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाएंगे, मतलब वो डॉक्यूमेंट लेगा, मेरा नाम वहां से निकालेगा, तुम्हारा नाम डालेगा, उसका वो 5 करोड़ रुपया लेगा, जो आधा तुमको बेयर करने का, आधा मेरे को बेयर करने का। देखा जाए तो 100 करोड़ की वैल्यू के सामने वो अमाउंट कुछ नहीं है, लेकिन है तो बहुत बड़ा अमाउंट ना यार। नहीं समझा? तो तुमको प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम चिपकाने से मतलब है क्या उनके रिकॉर्ड्स में, कि प्रॉपर्टी से मतलब है? दो ना 100 करोड़, मैं तुमको प्रॉपर्टी का पीसफुल पोजेशन दे देता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम पे, बात खत्म। रजिस्टर ही नहीं करवाया प्रॉपर्टी। और अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो बोलो क्या तुम्हारे पास लीगल ओनरशिप आया? लेकिन प्रॉपर्टी का सारा रेट्स, रिवॉर्ड्स, कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में आ गया, द मोमेंट यू हैव टेकन द possession of the property. So even if you are not the legal owner of the property, समझ में आया? लेकिन since the property का possession is with you now, सारा कंट्रोल तो प्रॉपर्टी का तुम्हारे पास है। So who should be treated as the owner now? The person who has taken the possession. The person who has taken the possession of the property. Now he becomes the ओनर। कौन सा वाला? लीगल नहीं, डीम्ड ओनर बना दिया जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सो जस्ट बिकॉज लीगल अग्रीमेंट, सॉरी लीगल टाइटल रजिस्ट्रेशन करवा के ट्रांसफर नहीं हुआ, दैट डज नॉट मीन कि बायर को हम ओनर नहीं मानेंगे। जिसके पास भी प्रॉपर्टी का पोजेशन आया है, अब सारा प्रॉपर्टी का रिस्क, रिवॉर्ड, सब कुछ, कंट्रोल वंट्रोल सब उसी के पास आ गया द मोमेंट उसके पास क्या आया? पोजेशन। समझ में आया? तो उस केस में इवन दो वो लीगल ओनर नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी की इनकम उसको टैक्सेबल करने के लिए हमको उसे डीम्ड ओनर बनाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। यस और नो? अब देखो, ये क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे यहाँ पे, क्या होगा? पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू द बायर, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज पेड और अग्रीड टू बी पेड टू द सेलर, और सेल डीड नॉट रजिस्टर्ड, सेल डीड रजिस्टर हुई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, विल के थ्रू दे दिया, गिफ्ट डीड या अग्रीमेंट टू सेल एक्सेट्रा, यही खाली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जब जाके रजिस्टर करवाया जाएगा तुम्हारे नाम पे, तब जाके तो प्रॉपर्टी लीगल ओनर तुम बनोगे ना। मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे गिफ्ट कर दी, गिफ्ट डीड बनाया, गिफ्ट डीड से प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे दे दी, तो तुम्हारे पास गिफ्ट डीड की वजह से क्या आ गया? प्रॉपर्टी का पोजेशन आ गया। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे दे दी, तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आ गया। लेकिन भाई साहब,
सेल डीड या फिर ये सारे जो अग्रीमेंट्स है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, इसको अब भी लीगल रजिस्ट्रेशन करवा के तुम्हारे नाम पे रजिस्टर नहीं करवाया है, समझ में आया? तो दैट डज नॉट मीन कि तुम प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हुए। द मोमेंट यू टेक द पोजेशन यू विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन सा वाला, लीगल वाला के डीम्ड वाला? डीम्ड वाला। समझ में आया? तो ऐसी प्रॉपर्टीज की इनकम पे टैक्स कौन भरेगा? वही बंदा जिसको डीम्ड ओनर बनाया गया, जिसके पास वो पोजेशन आया। समझ में आया? अब लास्ट वाला केस है लीज। लीज वाला केस है। अब तुमने सुना होगा लीज के बारे में, ये है लॉन्ग टर्म लीज। कौन सी लीज? और कभी भी ऐसी लीज होगी ना तो प्रॉपर्टी का सारा राइट्स लेसी के पास आ जाता है। ऑक्यूपेंसी राइट। कौन सा राइट्स? मतलब अब एक्सक्लूसिव राइट प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने का किसके पास आ गया? अब वो अपना ऑक्यूपेंसी राइट अगर उसके पास आ गया तो अब वो ऑक्यूपेंसी के दौरान कुछ भी कर सकता है। समझ में आया? खुद भी ऑक्यूपाई करके रख सकता है और दूसरे को भी ऑक्यूपाई करने को दे सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट आ गया प्रॉपर्टी का। पागड़ी वाला, पागड़ी सिस्टम मालूम? पागड़ी सिस्टम, हाँ वो यही होता है कि भाई लीगल ओनर तो कोई और ही दिख रहा है। लीगल ओनर वो चाह के भी ये प्रॉपर्टी उतने टाइम तक खाली नहीं करवा पाएगा जितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ये प्रॉपर्टी लीज पे दी, ये लॉन्ग टर्म लीज पे दी गई थी और बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग टर्म लीज प्रॉपर्टी का सारा ऑक्यूपेंसी राइट किसके पास आ गया? लेसी के पास। किसके पास आ गया? एंड द मोमेंट लेसी के पास ऐसा राइट आ गया ना, अब उसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ गया है प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने का एज एन ओनर। एज एन, बराबर है ना? वो जो सामने वाला बंदा जिसने प्रॉपर्टी क्या किया, लीज पे दिया, वो तो खाली दिखावा करने के लिए ओनर है। ऑन रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी का लीगल ओनर खाली वो दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब सोचो, किसी भी लीज को लॉन्ग टर्म लीज तभी बोलने का ऐसा राइट तभी आता है जब प्रॉपर्टी लीज पे दी जाती है 12 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए। कितने साल? तो अगर मान लो मैं एक लेसर हूं और तुम एक लेसी हो और मैंने प्रॉपर्टी तुमको लीज पे दी, कितने टाइम के लिए? 12 साल या उससे। द मोमेंट में ऐसा लीज पे तुमको प्रॉपर्टी दिया ना, तुम्हारे पास ऑक्यूपेंसी राइट आ जाएगा प्रॉपर्टी का। अब मैं चाह के भी उतने टाइम के लिए मैं प्रॉपर्टी में इंटरफियर नहीं कर सकता हूं। ओनर होते हुए भी प्रॉपर्टी में मैं इंटरफियर नहीं कर सकता। यही तो रीजन था जिसकी वजह से तुमने लीज पे लिया। तो आपको बोलेगा सर ऐसे लीज पे कौन देता है? देता है देने वाला। अब मान लो इधर बुलुन में है ना, स्टेशन के बाजू में एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग है, ठीक है? अब वो बिल्डिंग में वापरता ही नहीं है, ऐसे ही पड़ रही है, पड़े पड़े वो बिल्डिंग सड़ रही है। समझे? अब मेरे पास बिल्डिंगों की प्रॉपर्टीज की कमी नहीं है तो मेरे लिए वो एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग क्या ही काम की, मेरे कुछ काम की नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पड़ी हुई है वो बिल्डिंग। लेकिन तुमको है ना बुलुन स्टेशन के बाजू में तुम्हारा बड़ा सा ऑफिस वॉफिस बनाने के लिए या तुमको तुम्हारा घर वर बनाने के लिए तुमको ऐसी कोई बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो तुमने मेरे को क्या बोला, सर तुम्हारी ये बिल्डिंग ऐसे ही सड़ रही है, तुम वो प्रॉपर्टी मेरे को क्यों नहीं दे देते? तो मैं बोला तुम खरीद नहीं पाओगे वो प्रॉपर्टी। क्यों? वैल्यू उसका बहुत हाई है। सोचो कि अगर वो पूरी बिल्डिंग है ना, उस पूरी बिल्डिंग की वैल्यू 50 करोड़ है, दे पाओगे क्या मेरे को 50 करोड़? और चलो अगर तुम दे भी दो ना तो मेरे को वो प्रॉपर्टी बेचने की इच्छा ही नहीं है। पहली बात तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास उतना पैसा भी नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने का। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी को तुम ओनर बोल के यूज करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या करोगे, तुम मेरे पास आओगे, मेरे को बोलोगे सर एक काम करो, ये प्रॉपर्टी ऐसे भी आपको काम में नहीं आ रही है, समझे? तो आप एक काम करो, ये प्रॉपर्टी आने वाले 25 साल के लिए मेरे को लीज पे दे दो। 25 साल का लीज प्रीमियम मैं आपको एक साथ दे देता हूं, 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया, चलो। क्योंकि 50 करोड़ में प्रॉपर्टी आपसे खरीद नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ 5 करोड़ दे के 25 साल के लिए ओनर जैसे बिहेव तो कर ही सकता हूं ना। तो तुमने मेरे को क्या किया पता है? 25 साल के लिए प्रॉपर्टी मेरे से लीज पे ले ली, एक लीज प्रीमियम, एक बहुत हैवी मोटा तगड़ा अमाउंट देख के, इतना मोटा तगड़ा अमाउंट दिया कि भाई मेरे को तभी पैसे की जरूरत भी थी, मेरे पास थोड़ा लिक्विडिटी का क्रंच था, तो मैंने क्या किया, वो प्रॉपर्टी बेचा नहीं, क्योंकि मैं बेचना नहीं चाहता हूँ वो प्रॉपर्टी, समझा?
मैंने तुमसे वो 5 करोड़ का लीज प्रीमियम ले लिया और बोला जा आज से 25 साल के लिए प्रॉपर्टी तेरी, जो मजा करना है कर उसमें, आई विल नॉट इंटरफियर इन दैट प्रॉपर्टी। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्सक्लूसिव राइट आ गया, ऑक्यूपेंसी राइट आ गया प्रॉपर्टी का। समझ में आ रहा है? क्यों आया पता है? क्योंकि प्रॉपर्टी 12 साल या उससे ज्यादा लीज पे दे दी मैंने। समझे? तो आज से प्रॉपर्टी का सारा कंट्रोल किसके पास? तुम्हारे पास आ गया। अब प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉपर्टी को किसी और को यूज करने देना है, सब तुम डिसाइड करो। क्योंकि 25 साल के लिए तुमने प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली उसके राइट्स मेरे से ले लिए। समझ में आ रहा है? हेलो? तो बताओ, अभी इस प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया जाएगा तो भाड़ा कौन कमाएगा? मैं कमाऊंगा कि तुम? तो उस भाड़े पे टैक्स देने के लिए तुम तो बोल दोगे ना मैं तो ओनर हूं ही नहीं, तो तुमको यहाँ पे ओनर मान लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? मान लिया जाएगा, इवन इफ यू आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। समझे मैंने क्या बोला? हेलो? तो मेरे को एक चीज बताओ, लीज, कोई भी लीज की वजह से राइट कब आएगा? लेसी के पास राइट तभी आएगा जब वो लॉन्ग टर्म लीज होगी। कौन सी लीज होगी? और लॉन्ग टर्म लीज तभी होती है जब लीज 12 साल या उससे, मतलब ओरिजिनल लीज टर्म जो होगा ना वो कितना होगा? 12 साल या उससे। लेकिन अगर मान लो 12 साल से कम का टर्म हुआ तो वो लॉन्ग टर्म लीज नहीं है, तो ये राइट नहीं आता है। समझ में आ रहा है? हेलो? लेकिन तब भी राइट आ सकता है, तब भी राइट आ सकता है अगर ओरिजिनल लीज टर्म 12 साल से कम का था और लीज अग्रीमेंट में रिन्यूअल का भी क्लॉज था, एक्सटेंशन का भी क्लॉज था। मान लो पहले केस में मैंने प्रॉपर्टी कितने साल के लिए लीज पे दी, तो ओरिजिनल लीज टर्म कितना था? इज इट मोर देन 12? तो ये तो लॉन्ग टर्म लीज है, लेसी विल बिकम द डीम्ड ओनर। समझ में आया? चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने तुमको लीज पे दिया खाली 10 साल, क्या ये 12 साल से ज्यादा का टाइम है? बोलो। अगर ये 12 साल से ज्यादा का टाइम है ही नहीं तो ये लॉन्ग टर्म लीज हुआ ही नहीं, फिर भी इसको लॉन्ग टर्म लीज बोला जा सकता है। अब लीज अग्रीमेंट देखा जाएगा, ओरिजिनल टर्म कितना था? 10। और लीज अग्रीमेंट में लिखा है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म द प्रॉपर्टी कैन बी फर्दर लीज फॉर अनदर 10 इयर्स। एक्सटेंशन में डाला, तो इंटेंशन कितने साल लीज पे देने का है? 20 ना। और तुम उसको स्प्लिट कर रहे हो ऐसा करके, ओरिजिनल 10 और बाद में एक्सटेंशन और 10। समझ में आया? तो 10 और 10 इट इज मोर देन 12, ये भी लॉन्ग टर्म लीज, यहां पे भी राइट आ जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सुनो, ओरिजिनल लीज टर्म 12 साल से कम होगा, 12 साल से, तो जाके रिन्यूअल वाला टर्म, एक्सटेंशन वाला टर्म ऐड करोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ओरिजिनल लीज टर्म 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। ओरिजिनल लीज टर्म 1 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके एक्सटेंशन वाला टर्म क्या करना? ऐड करना। तुमको मालूम है जितने भी लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनते हैं वो 11 महीने के ही बनते हैं। कोई भाड़े पे रहता होगा तो मालूम होगा, अगर कोई घर भाड़े पे दिया जाता है ना, तो ओनर है ना वो घर हमेशा 12 नहीं 11 महीने के लिए लीज पे देता है, 11 महीने के भाड़े पे देता है। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल या उससे ज्यादा का पीरियड हो गया है और गलती से भी लीज अग्रीमेंट में रिन्यूअल वाला क्लॉज आ गया और दोनों मिला के अगर 12 साल या उससे ज्यादा हो गया, तो वो जो लेसी होगा ना उसके पास राइट आ जाएगा, तो ओनर देना नहीं चाहता है। समझे? क्योंकि अगर गलती से भी वो राइट उसके हाथ में आ गया तो भाई अब तो मैं तड़पता रहूंगा और वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करेगा मेरा उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए उसके पास राइट आ गया है। समझे? तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कि वो राइट अराइज ही ना हो, 12 महीने का कभी भी अग्रीमेंट बनता ही नहीं है, अग्रीमेंट 11 महीने का ही बनेगा। समझ में आया? और बाद में उसमें लिखा रहेगा कि आगे रिन्यू किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो 12 महीने का पीरियड या उससे ज्यादा पीरियड निकला, कितना? 12 महीने या उससे, लेकिन 12 साल से कम का है, 12 साल से, तो तुम एक्सटेंशन ऐड करके देख लो कि क्या ओरिजिनल टर्म और एक्सटेंशन वाला टर्म ये दोनों मिला के भी अगर 12 साल का या उससे ज्यादा का पीरियड आता होगा तो भी ये राइट आ जाता है, तो भी लेसी को क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। समझ में आया? हेलो? ये था तुम्हारा डीम्ड ओनर का 5 केसेस। पहला केस
इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो इंडिविजुअल को डीम्ड ओनर माना जाएगा। दूसरा केस, इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी इंडिविजुअल को डीम्ड ओनर माना जाएगा, प्रोवाइडेड माइनर हैंडीकैप ना हो और माइनर मैरिड डॉटर ना हो। तीसरा केस, अगर कोई असेसी है, ही इज जस्ट द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, अगर कोई असेसी है एंड ही इज जस्ट द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, तो वो असेसी भी डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा इवन इफ ही इज द होल्डर। तीसरा केस, अगर किसी असेसी को प्रॉपर्टी का पोजेशन मिला है, अगर किसी असेसी को प्रॉपर्टी का सिर्फ पोजेशन मिला है इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है, बट द एक्चुअल रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज नॉट टेकन प्लेस ऑन द नेम ऑफ द असेसी, उसको तो खाली पोजेशन ही मिला है, समझ में आ रहा है, फिर भी ऐसे असेसी को जिसको क्या मिला, पोजेशन मिला, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेसी, कौन, लेसी, जिसने प्रॉपर्टी लीज पे ली, कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म लीज से, कितने टाइम के लिए, और लॉन्ग टर्म लीज 12 साल या उससे ज्यादा, या फिर 12 से कम, तो 1 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए प्लस एक्सटेंशन टर्म, दोनों मिला दिया जाए तो 12 साल या उससे ज्यादा हो गया, क्लियर है। तो इस केस में भी लेसी को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर। इसी के साथ एंड ऑफ नोट्स और चैप्टर हुआ खत्म।